हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये एक बुक है हैंडबुक ऑफ मैथमेटिक्स। ये मेनली 11th-12th के लिए है, पर हमारा जो चैनल है वो हायर मैथमेटिक्स के ऊपर बेस है। मतलब ज़्यादातर वीडियो आपको हायर मैथ्स पे मिलेंगी। जो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसका मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल मिल सकता है। तो इसीलिए मैं एक हैंडबुक ऑफ मैथमेटिक्स, इसमें 11th-12th के कुछ टॉपिक हैं, बेसिक कंसेप्ट हैं, उनको रिवाइज करवाऊँगा और उनमें वो जो आगे हैं आगे काम आएंगे ही, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। और ये वीडियो 11th-12th वाले बच्चे भी देख सकते हैं, पर उनके लिए थोड़ा फास्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऊपर ऊपर से चलेंगे, हम कंसेप्ट को समझेंगे, मतलब क्वेश्चन ट्राई नहीं करेंगे इन पर। अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है, रिवीजन काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। और आपके बेसिक कंसेप्ट, अगर आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपके बेसिक वीक हैं तो ये एक सीरीज रहेगी हमारी, इस बुक को पूरा कवर करवाने की कोशिश रहेगी। ये बुक किन के लिए हेल्पफुल है? 11th-12th, IIT JEE, AI EEE और जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं इंजीनियरिंग के लिए, और NDA मेंस ओलंपियाड इंजीनियर प्रेम कुमार द्वारा लिखी गई है, और जो पब्लिकेशन है एस चांद। मैं ये बुक्स सभी को रिकमेंड करूँगा। हैंड बुक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं और फॉर्मूलेज हैं, 11th-12th के लिए है बेसिकली। तो पर अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, बेसिक क्लियर नहीं है, तो ज़रूर फॉलो करिएगा इस बुक को, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी हायर मैथमेटिक्स में भी और 11th-12th में भी। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा कंटेंट क्या है? क्लास 11th के लिए सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इनक्वालिटीज, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइन्स, कोनिक सेक्शन, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। ये हमारे 11th के टॉपिक हैं। रिलेशन आप एक बार देख सकते हैं अपने आप। एक बार फिर बता दूं आपको, हम इनका रिवीजन कर रहे हैं सिर्फ। अगर कोई 11th-12th का बेसिक से देखना चाहता है तो आपको बहुत से यूट्यूबर मिल जाएंगे, बहुत से टीचर मिल जाएंगे यूट्यूब पर। मेनली ये हायर मैथमेटिक्स का बेसिक रिवीजन है, अगर किसी बेसिक कमज़ोर है 11th-12th भी देख सकता है। चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम आपकी। क्लास 12th में क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिसेस, determinants, continuity and differentiability, application of derivatives, integrals, application of integrals, differential equation, vector algebra, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, linear programming और probability, और लास्ट में logarithmic and their application। ये कुछ आइडेंटिटीज हैं। आइडेंटिटीज और इक्वेशन में क्या फ़र्क होता है? इक्वेशन जो होती है वो किन्हीं कुछ चुनिंदा पॉइंट के लिए ट्रू होती है, और आइडेंटिटी होती है वो सभी के लिए ट्रू होती है। मतलब ए और बी आप कुछ भी लो, कोई भी नंबर लो, रियल नंबर लो, ये तो छोड़ो, ये तो आप पढ़ते ही आ रहे हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो एक बार रिवीजन कर ले, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और इनमें क्या रिलेशन होता है? ए प्लस बी स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट सेकंड तो है ही, ये बड़े काम आता है। ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ये भी ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। इसको इस फॉर्म में लिखना हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी सी हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। क्यूब में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर। ये ए क्यू प्लस बी क्यू की है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जितने ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना फ़ायदा रहेगा इनमें, तो कुछ समझाने लायक है नहीं। आइडेंटिटी है ए क्यू माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें पहले माइनस आ जाएगा, बाकी सब में प्लस, और प्लस वाले में बस यहाँ पर माइनस है, ए माइनस ए बी। बस ये नीचे वाले तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये तो आप बाइनोमियल से एक्सपेंड कर सकते हैं। ये कुछ सिंबल दे रखे हैं, अल्फा बीटा गामा,
गामा का ये भी होता है। डेल्टा, एप्सिलॉन, जीटा, ईटा, थीटा, आयोटा, कप्पा, लैम्डा, म्यू, न्यू, साई, ये पाई, ये हमारे काम में नहीं आएगा। रो, सिग्मा, टो, उपसिलन, ओमेगा, फाई, साई, साई, इसको भी साई बोल सकते हैं, साई बोलते हैं। सेट क्या होता है? सेट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है अलग अलग ऑब्जेक्ट का, अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। वेल डिफाइंड से क्या मतलब है हमारा, हम ये क्लियरली डिफाइन कर पाए कि ये ऑब्जेक्ट हमारे कलेक्शन में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, और जो उसके ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम मेंबर और एलिमेंट कहते हैं। जैसे ABCD सेट के एलिमेंट हैं, एलिमेंट को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और सेट को कैपिटल लेटर से। वेल डिफाइंड से हमारा मतलब यहाँ पर ये है, वो एलिमेंट इस सेट मतलब हमारे कलेक्शन में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, ये हम क्लियरली डिफाइन कर पाए। नोटेशन ऑफ सेट हमें बता ही दिया है, एलिमेंट ABCD से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल क्या है, इसका मतलब क्या है, X बिलोंग करता है A में, और इसको क्रॉस कर दिया तो X डज नॉट बिलोंग टू A। ये नोटेशन ऑफ सेट, ये एलिमेंट है, कुछ खास है नहीं। वेल डिफाइंड को एक बार फिर बता दूं मैं आपको। जैसे ए कोई सेट है, उसमें हम कलेक्ट कर रहे हैं 5 टैलेंटेड इंडियन बैट्समैन। अब वो वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि कोई किसी को टैलेंटेड मान रहा है, कोई किसी को। या ऑनेस्टी का एग्जांपल ले सकते हैं आप, लिस्ट ऑफ टॉप 10 ऑनेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ये आप कह सकते हैं। किसी के अकॉर्डिंग कोई अलग 10 ऑनेस्ट हैं, किसी के अकॉर्डिंग कोई अलग 10। वेल डिफाइंड में ये होना चाहिए सभी के लिए वो सेम है। जैसे अकॉर्डिंग टू ICC जो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, उसके अकॉर्डिंग लिस्ट ऑफ ODI क्रिकेटर्स टॉप 10, तो वो तो फिक्स होगा ना, वो वेल डिफाइंड हो गया, वो सेट बन जाएगा। बाकी सेट आप समझ ही गए होंगे। वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल, सेट ऑफ इवन इंटीजर, सेट ऑफ ऑड इंटीजर, सेट ऑफ रियल नंबर, ये सब तो बताने की जरूरत है नहीं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 3 मेथड हैं, डिस्क्रिप्शन मेथड, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर। डिस्क्रिप्शन में क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन दे दो। जैसे ये 2 4 6 8 को इवन नंबर्स लिख दिया ब्रैकेट में, ये जनरली यूज नहीं होता है। और एक बात और, करली ब्रैकेट्स हमेशा लगाते हैं सेट हो तो। रोस्टर फॉर्म काफ़ी यूज होती है, सेट ऑफ ओड इंटीजर लेस देन 10, 10 से छोटे ओड पॉजिटिव इंटीजर 1 3 5 7 9। सेट बिल्डर फॉर्म क्या करते हैं, हम इस तरीके से एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, एक्स ये वेरिएबल हो गया, मतलब इस एक्स एलिमेंट के लिए है, और जो एलिमेंट होगा इस मतलब जो इस सेट का मेंबर है वो P प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। एक्स इस वर्टिकल लाइन का मतलब है सच दैट, और यहाँ पर ये कोलन का मतलब भी यही है, सच दैट एक्स इज सच दैट कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स हैज प्रॉपर्टी P। जिन भी एक्स के पास ये प्रॉपर्टी P है वो सभी इस सेट में बिलोंग कर जाएंगे। एग्जाम्पल हमारा फिर ये एग्जाम्पल, एक्स लेस देन 12 है तो कितने होंगे, एक्स वोल नंबर में बिलोंग कर रहा है और एक्स 12 से छोटा होना चाहिए। ये हमने क्या मतलब हुआ इसका बताओ आप। ए इज इक्वल टू एक्स, वो सभी एलिमेंट जो वोल नंबर में बिलोंग करें और 12 से छोटे हों, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक ये सभी एलिमेंट हो जाएंगे। कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स बिलोंग टू वो नंबर जो 12 से छोटे हों। टाइप ऑफ सेट फाइनाइट कब होंगे, फाइनाइट एलिमेंट हों। इनफाइनाइट कब होंगे, जब उनको हम काउंट नहीं कर पाए, अनकाउंटेबल। जो इंटरवल होता है हमारा वो हमेशा इनफाइनाइट सेट होता है। एक बात और, एम्प्टी सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, 5 से डिनोट करते हैं, और या आप करली ब्रैकेट खाली लगा दो।
अगर करली ब्रैकेट के अंदर फाइव लगा दिया आपने तो वो एम्प्टी सेट नहीं रहेगा। एम्प्टी सेट को नल सेट, वॉइड सेट सब कहते हैं। ये दिखा भी रखा है। अगर जीरो लिखा हुआ है तो एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि जीरो एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है। और फाइव अगर करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया तो भी एम्प्टी नहीं है। सिंगलटन सिंगल एलिमेंट हो, सेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रेजेंट, तो एक ही तो है होगा। ये नोटेशन भी देख सकते हो। पेयर सेट क्या होता है? ये सेट हैविंग टू एलिमेंट्स इज कॉल्ड पेयर सेट। दो एलिमेंट हो तो ए सेट एस हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट एज सेट। सेट ऑफ सेट्स क्या होगा? जिसमें जो एलिमेंट है ना, मतलब जो उस कलेक्शन है वो सेट का ही कलेक्शन है। मतलब जो उसके एलिमेंट होंगे सेट में, जो हमने मेंबर या एलिमेंट कलेक्ट किए वो खुद सेट होंगे। ये सेट ऑफ सेट नहीं, क्योंकि थ्री हमने करली ब्रैकेट नहीं लगाया। अगर करली ब्रैकेट लगा देते हैं, अगर किसी एलिमेंट को हम करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देते हैं तो वो सेट बन जाता है। अगर वो सिंपल थ्री लिखा हुआ तो यहाँ पर ये एलिमेंट है और हम सेट ऑफ सेट पढ़ रहे हैं, तो ये इस थ्री की वजह से सेट ऑफ सेट नहीं रहेगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इक्वल सेट का होगा कब होगा? ए और बी दो सेट हैं, वो इक्वल कब होंगे? ए के सभी एलिमेंट बी में होने चाहिए। ऑर्डर मैटर नहीं करता है। जैसे इसमें हॉर्स दिखा रखा है, मंकी, कैट, घोड़ा, बंदर, बिल्ली। काफ़ी अच्छी बुक है ये, डायग्राम की हेल्प से दिखा रखा है। अगर एक भी एलिमेंट इसका इसमें बिलोंग नहीं करता तो ए नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा। इक्विवेलेंट सेट कब होगा? अगर उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो जाए, मतलब तीन इसमें होने चाहिए, तीन इसमें, पर हो सकते हैं अलग अलग। इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है। और जो एन ऑफ ए लिख रखा हमें, ए सेट में कितने एलिमेंट है इसको हम कार्डिनलिटी के थ्रू दिखाते हैं। जैसे आपसे पूछे अगर कोई कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी है, तो उसमें हमें बताना कितने एलिमेंट हैं, वो उसकी कार्डिनलिटी होती है। अगर ए इक्विवेलेंट है बी में, तो ए में जितने एलिमेंट है उतने ही बी में होंगे। जैसे नंबर ऑफ रूट, नंबर ऑफ ए भी इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं है, क्योंकि ये एलिमेंट इसमें लाई नहीं करता। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इतना डीप जाने, मतलब इतना भी बेसिक नहीं। आप 11th-12th में हो या फिर आप हायर एजुकेशन रिवीजन के लिए देख रहे हो। अगर अब पॉइंट टू रिमेंबर क्या है, इक्वल सेट जो होंगे हमेशा इक्विवेलेंट होंगे, क्योंकि इक्वल सेट में क्या कहा हमने, इसके सभी एलिमेंट इसमें लाई करने चाहिए। इसके सभी एलिमेंट तभी लाई करेंगे, पहले तो इक्वल होने चाहिए, वो उसमें भी उतने एलिमेंट होने चाहिए। पर रिवर्स ट्रू नहीं है। ये एग्जांपल लिया हमने, एलिमेंट सेम हो सकते हैं, मतलब इसमें भी तीन हो सकते हैं, इसमें भी तीन हो सकते हैं, पर इक्वल होना जरूरी नहीं है। दो एम्प्टी सेट ऑलवेज इक्वल हैं, क्योंकि इनमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। दो इनफाइनाइट सेट वो भी इक्विवेलेंट है, क्योंकि हो इक्विवेलेंट गए, मतलब हो ही इनफाइनाइट गए तो इक्विवेलेंट, हमें उस चेक काउंट ही नहीं कर सकते। तो उतने इनफाइनाइट सेट उसमें, इनफाइनाइट एलिमेंट उसमें, इनफाइनाइट इसमें, इक्विवेलेंट तो अपने आप हो जाएंगे। ओवरलैपिंग क्या होगा? एक एलिमेंट, ये ज़रूरी नहीं है, आपने पढ़ा भी नहीं होगा 11th में। अगर दो सेट ओवरलैपिंग हैं तो उनमें एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। डिसजॉइंट सेट कब होगा? और नॉन ओवरलैपिंग, उनमें एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो। ए सेट का कोई भी एलिमेंट बी में नहीं होना चाहिए और बी सेट का कोई एलिमेंट ए में नहीं होना चाहिए, मतलब कॉमन कोई भी ना हो। सबसेट क्या होता है? ए सबसेट है बी का, इसका क्या मतलब होगा? ए के सभी एलिमेंट बी में लाई करने चाहिए। कोई भी एलिमेंट लो आप ए का, वो बी में जरूर लाई करेगा और बी का एलिमेंट सी में जरूर लाई करेगा। आप देख सकते हैं। और प्रॉपर सबसेट अभी आएगा। एम्प्टी सेट हमेशा सबसेट होता है अपने आप का। नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट जो है हमेशा सभी सेट का सबसेट होगा, क्योंकि उसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। और कोई भी सेट ले रहे हैं हमें, फाइनाइट, नॉन एम्प्टी, तो उसमें कोई एलिमेंट तो होगा। समझ गए होगे आप। When set A is subset of B, then set B is called the superset of। इसका रिवर्स लेके चलो आप, जिसमें ज्यादा एलिमेंट हैं, ए बी का सबसेट है, तो इसको आप कन्वर्सली भी कह सकते हो, बी ए का सुपरसेट है। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे ए वोवल हैं, बी अल्फाबेट्स हैं,
अल्फ़ाबेट तो 26 होते हैं, वोवल 5 ही होते हैं। अल्फ़ाबेट के अंदर ही कंटेंट है वावल, तो बी इसका सुपरसेट है। और इसे पढ़ते कैसे हैं? बी सुपरसेट है, बी कंटेन करता है। ए इज नॉट सबसेट ऑफ ए, बी इज नॉट सुपरसेट ऑफ ए। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ए हमेशा कंटेंट होता है क्योंकि इसके सभी एलिमेंट इसमें लाई करते हैं, इसके सभी एलिमेंट इसमें लाई करते हैं, बेशक वो इक्वल हो। वो फाइव हमेशा कंटेंट होगा। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं पर हमें याद नहीं रहती। याद रखनी भी क्यों है जब कंसेप्ट क्लियर हो आपका। तो अब आता है प्रॉपर सबसेट। इसमें सिंबल देखो आप, इसके नीचे लाइन नहीं है, अंडरलाइन नहीं कर सकते। इसमें क्या होगा, इसके ए के, यहाँ देखो आप, ए के सभी एलिमेंट बी में लाई तो करेंगे ही करेंगे, पर इसमें बी में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा जरूर होगा जो कि ए में नहीं होगा। मतलब प्रॉपर सबसेट कब होगा, ए के सभी एलिमेंट बी में लाई कर जाए और बी में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो। एन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज ए प्रॉपर सबसेट, क्योंकि इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। अगर आप किसी सेट का सबसेट दिखा रहे हो तो उस सेट में कुछ तो होगा। नॉन एम्प्टी सेट है तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने का ये फॉर्मूला होता है 2n, और प्रॉपर सबसेट निकालने का 2n-1, क्योंकि वो खुद तो नहीं होगा। सबसेट में तो ए भी खुद का सबसेट हो जाता है, हर एलिमेंट अपने आप का सबसेट है, पर प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्योंकि मान लो ए सबसेट है ए का, तो यहाँ पर ए के सभी एलिमेंट ए में लाई कर रहे हैं, प्रॉपर सबसेट नहीं है क्योंकि ए में एक्स्ट्रा एलिमेंट कोई लाई नहीं कर रहा है, तो वो एक यहाँ पर माइनस हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट, ये तो एग्जांपल लेके दिखा रखा है। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट ये भी काफ़ी काम आएगा आपके। नंबर ऑफ सबसेट तो याद हो गया होगा 2n। पावर सेट क्या हुआ? उन सभी कलेक्शन ले लो आप, जो भी सबसेट हैं किसी सेट के, ए सेट के सभी सबसेट का कलेक्शन, ए सेट के सभी सबसेट जो बनेंगे उनका कलेक्शन, वो भी एक सेट होगा, तो वो पावर सेट होगा। अब इसका एग्जांपल ले, A1 2 3 5 तो होता ही है, किसी भी सेट का सबसेट 5 होता है। अब इसका 1 बना लो, 2 3, किसी भी एलिमेंट को आप करली ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दो तो वो सबसेट हो जाता है उस सेट का। 1 2 1 3 2 3 1 2 3, ये नंबर ऑफ सबसेट वाले फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। अगर कोई मतलब जो ए एम्प्टी सेट का पावर सेट क्या होगा, तो उसके अंदर 5 आ जाएगा। 5 यहाँ पर एम्प्टी नहीं है, ये एक एलिमेंट है 5 को अगर आप इसके अंदर इनक्लोज कर दो तो ये सिंगलटन सेट बन जाता है। कंपेरेबल सेट क्या होता है? कंपेरेबल कब होंगे? या तो ए बी में कंटेन हो जाए या बी ए में कंटेन हो जाए, मतलब सभी सेट हो ही जाते हैं लगभग, या बिल्कुल ही डिसजॉइंट सेट हो तो वो कंपेरेबल नहीं होते, वरना ए बी में कंटेंट है या बी ए में कंटेंट है तो कंपेरेबल हो जाते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ए सेट दैट कंटेन ऑल एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन। जिस सम में आप किन्हीं सेट को कंसीडर कर रहे हैं उनका सभी का मतलब एक जो सभी एलिमेंट को कंटेन कर ले। जैसे आप बात कर रहे हो 1 से 10 नंबर की, तो आपने 1 से 100 तक एलिमेंट का कलेक्शन ले लिया, मतलब वो यूनिवर्सल सेट ले लिया। हमारे सभी एलिमेंट जो है 1 to 10 से आप ए सेट ले रहे हो आप 1 2 3 4, बी सेट 3 4 5 6, मतलब आपके सभी एलिमेंट जो हैं सेट्स के वो 10 से नीचे हैं, तो आप यूनिवर्सल सेट 1 से 10 तक भी ले सकते हो। मतलब जो आप अंडर कंसिडरेशन ले रहे हो वो उस सेट में सभी कंटेंट हो जाएंगे तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। जैसे दे भी रखा है मार्च और अप्रैल दे ले रखा आपने, और यूनिवर्सल सेट क्या ले लो आप, सभी महीने ले लो, उसमें मार्च और अप्रैल तो कंटेंट हो जाएंगे। यह यूनिक नहीं होता है क्योंकि हम कुछ भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर मंथ ऑफ ईयर बनाया, जैसे 1 to 10 तक ले रहे थे, एक बार 1 to 10 ले लिया, एक बार 1 to 100, एक बार पूरे वो नंबर, पूरे नेचुरल नंबर, पूरे रियल नंबर,
तो यूनिक नहीं है। तो एवरी सेट जो डिस्कशन कर रहे हैं हम सबसेट होगा, तो यू इज एवरी सबसेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ है, तो यू सबसेट होगा यू डैश का। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट वो क्या होगा? किसी सेट का उस सेट में लाई ना करे, यूनिवर्सल में लाई कर जाए। अगर सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स जो हम यूनिवर्स सेट लेके चले उसमें लाई कर जाए और ए में लाई ना करे, ए में लाई करने वाले एलिमेंट को ए कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइव का क्या होगा? फाइव में कोई एलिमेंट ही तो पूरा यूनिवर्स सेट हो जाएगा। और यू का क्या होगा? फाइव, क्योंकि यू में तो सभी सेट लाई करते हैं, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो बाहर लाई करे। और जो सेट होगा और ए और ए डैश हमेशा डिसजॉइंट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उनमें कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है, क्योंकि ए डैश में एलिमेंट ही वो है जो ए में नहीं है, और ए डैश में एलिमेंट ही वो है जो ए में है। मतलब ए डैश में एलिमेंट वो है जो ए में नहीं है, और ए में कौन से जो ए डैश में नहीं है। वेन डायग्राम ये काफ़ी अच्छा तरीका है सेट को प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। यूनियन में और का यूज करते हैं हम, या तो ए में बिलोंग करे या बी में, और दोनों में ही बिलोंग कर सकता है। यूनियन ऑफ टू सेट, यूनियन ऑफ टू सेट क्या होगा? कोई भी एलिमेंट जो ए में लाई या तो ए में लाई कर जाए या बी में या दोनों में। ये आप एग्जांपल देख सकते हैं। एग्जांपल ए में तो कॉमन एलिमेंट होंगे, उनको एक बार इंक्लूड करना है। एक बार और देख लो, आप पहले समझ लो। सेट में जो ऑर्डर होता है एलिमेंट का वो मैटर नहीं करता, या 1 2 3 लिखो या 3 2 1 लिखो, एक ही बात है। और रिपीट नहीं करते हम, जैसे 1 1 दो बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिख दिया वो काफ़ी है। तो कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं। यूनियन ऑफ सेट कम्यूटेटिव होता है, मतलब ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, एक ही बात है। फाइव के साथ यूनियन क्या होगा? ए होगा, क्योंकि फाइव में तो एलिमेंट ही नहीं है, तो ए के ए यूनियन फाइव क्या होगा? ए ही होगा। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में कंटेन होगा ए, तो जो भी यूनियन लोगे आप, ए का कोई भी एलिमेंट लोगे तो यू में तो बिलोंग करेगा ही, तो कंप्लीट यू ही इनका यूनियन आ जाएगा, और ए यूनियन ए ही होगा। काफ़ी बेसिक सी चीज़ें हैं ये। इंटरसेक्शन क्या होगा? जो इनमें कॉमन हो, ए में बिलोंग करे और बी में भी। एंड इंटरसेक्शन में एंड, यहाँ और था ए यूनियन बी में। एंड का क्या मतलब होगा? ए में भी बिलोंग करना चाहिए और बी में भी। जैसे इसमें आप एग्जांपल देख सकते हो, ये 2 फूल हैं, इसमें 3 फूल हैं, ये दोनों तो कॉमन है, ये पहले वाला और दूसरे वाला, गुलाब का और सूरजमुखी, तो ये दोनों कॉमन आ गया। और ए और फाइव का इंटरसेक्शन क्या होगा? ए में भी बिलोंग करना चाहिए और फाइव में भी। फाइव में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। ए का कोई भी सेट, ए में कोई भी एलिमेंट बिलोंग कर गया, वो फाइव में तो नहीं होगा, तो फाइव ही आ जाएगा। ये यूनिवर्सल सेट के लिए ही था हमारा ये सिंबल साई। तो ए और साई इसमें रिवर्स होता है सब कुछ, दोनों में बिलोंग करना चाहिए। इसमें तो बिलोंग कर जाएगा, पर कॉमन में तो ए ही रह जाएगा। ए इंटरसेक्शन ए होता है। ये भी कम्यूटेटिव होता है, ए इंटरसेक्शन बी कर लो या बी इंटरसेक्शन कर लो, एक ही बात है। डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या होगा? ए के वो एलिमेंट जो बी में इंक्लूड नहीं है, ए के वो एलिमेंट जो बी में इंक्लूड नहीं है, जैसे ये डायग्राम से दिखा सकता है, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, ये वेन डायग्राम से दिखा रखा है। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है और बी के वो एलिमेंट ए में नहीं है, ये वेन डायग्राम से देख सकते हैं आप। एग्जाम्पल लेके आप खुद कर सकते हैं। मतलब उनके कॉमन एलिमेंट को छोड़ दो आप, ए के और बी के, यही तो मतलब हुआ। अब इन पे कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कम्यूटेटिव होते हैं, यूनियन भी और इंटरसेक्शन भी, एसोसिएटिव भी होते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लो आप,
ये सेम बात है, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट लेके आप इंटरसेक्शन कर दो उसका बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, डी मॉर्गन्स लॉ, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। इसको 1 मिनट रुको। डी मॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इस लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, डैश से भी। अब ब्रेक द लाइन, इस लाइन को ब्रेक कर दो, मतलब अलग अलग आ जाएगी, और जो ये साइन है इसको इंटरचेंज कर दो। समझ आ गई? इसे आप ए डैश बी डैश भी लिख सकते हो। ये कह रहा था ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। इससे आप ये आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है, ए यूनियन ए के बराबर होगा, ये मतलब सेम ही रहेगी। दो इक्वल सेट है, खुद के साथ यूनियन भी उसी सेट के इक्वल आता है और इंटरसेक्शन भी। लॉ ऑफ फाई एंड यूनिवर्सल सेट, ये अब सभी हम करके आए हैं, इनका एक जगह दे दी अलजेब्रा ऑफ सेट करके। इनकी एप्लीकेशन क्या होती है, ए अगर फाइनाइट सेट है तो उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, उसकी कुछ ना कुछ कार्डिनलिटी होगी, तो उसको हम एन ए से डिनोट कर रहे हैं। अगर ए और बी कोई दो फाइनाइट सेट हैं तो दो केस अराइज हो सकते हैं, या तो वो डिस्जेंट हो तो कॉमन एलिमेंट कोई नहीं होगा, तो एन ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी के इक्वल हो जाएगा। ये 4 फॉर्मूले हो रहे हैं। वेन डायग्राम बनाते जाओ आपको चीज़ें सब क्लियर होती चलेंगी। एक ये यूज होगा हमारा ज़्यादातर, एन ए एन बी एन सी माइनस एन ए बी एन बी इंटरसेक्शन सी एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आप समझो ना इन चीज़ों को। बी में कौन से एलिमेंट लाई करेंगे जो बी में नहीं है और ए इंटरसेक्शन बी में है। वेन डायग्राम बना के समझोगे तो बिल्कुल क्लियर होती चलेंगी। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एन ए यूनियन बी एन ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी एन सी। नेक्स्ट हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो पहले काफ़ी लंबी हो गई है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगर अब तक आप वीडियो देख रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना सजेशन दे सकते हैं आप कमेंट में। थैंक यू अगेन।